और अब तक उन्होंने हमारे काफी सिक्योरिटी पोस्ट पर कब्जा भी कर लिया है। दे आर ग्रेजुअली ट्राइंग टू टेक ओवर कारगिल। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देख लिया है। और शांति की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? दुनिया अब ये देखेगी। यदि हम चाहें तो पाकिस्तान का हर शहर, गांव, कस्बा एक एक इंच जमीन पर कब्जा कर ले। पर नहीं, हमारे संस्कार, हमारे मूल्य इस बात की अनुमति नहीं देते। इतनी छोटी सोच नहीं है हमारी। इन मुफ्तखोरों को आजादी का मूल समझाना पड़ेगा। सर, मुशर्रफ इज थ्रेटनिंग विद अ न्यूक्लियर अटैक। यदि ऐसा हुआ तो कल का सूर्योदय पड़ोसी मुल्क का सूर्यास्त होगा। बर्फ पिघलने से पहले विजय प्राप्त करेंगे हम। प्रधानमंत्री सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ऑन द लाइन। हम वाघा में आपको गले लगाकर पूरी दुनिया में अमन का संदेश दे रहे थे और आप हमारी पीठ पीछे छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे थे। देखिए वाजपेयी साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैं मजबूर हूँ। ये जनरल मुशर्रफ किसी की नहीं सुन रहा। वो सुने ना सुने नवाज साहब, हमें तो इस बात का डर है कि कहीं उनकी वजह से आपको पाकिस्तान दिखना भी बंद ना हो जाए। देखिए वाजपेयी साहब, मेरी बात सुनिए। हमें मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वो अपने ही घर में सदा खरा होता है। सलामती की प्रार्थना। अपनी आधी आंखें बंद करके जब वो पूरी बात बोलते थे, तब उनकी आवाज 7 समंदर पार तक गूंजती थी। वैसे तो शांत स्वभाव के थे, पर अपनी कविताओं द्वारा इतनी गहरी बात कह देते थे कि लो, अटला भी आ गया। क्या हुआ? अरे कुछ तो बोल, भीतर क्यों चला गया? अरे अटला, हे भगवान, ये अटला को क्या हुआ? कितनी मेहनत से एक एक शब्द याद किया था, बिना पढ़े, बिना रुके। आईने के सामने एक सांस में भाषण बोलने के कितने सफल प्रयत्न भी किए थे, पर लोग इतना घूर घूर कर देख रहे थे, हम मंच पर जाते ही सब भूल गए। देखो बेटा, ध्यान से सुनो। तुमने पंक्तियां याद की थी, इसलिए तो भूल गए। मुद्दा, भाषण का मुद्दा समझोगे तो तुम्हारे मुंह से अपने आप पंक्तियां निकलेंगी और लोगों के कान तक पहुंचेंगी। और आईने में नहीं, लोगों की आंखों में आंखें डालकर देखो। कोई तुम्हें घूरे तो उसे और जोर से घूरो। नजरें मिलेंगी तो लोग तुम पर भरोसा करेंगे और तुम्हारी बात भी मानेंगे। आज के बाद से भाषण रटूंगा नहीं। सिर्फ कहने को कह दिया या गांठ में भी बांध लिया? कस के बांध लिया बाबूजी। हमारा निर्णय पक्का है। पक्के से काम नहीं चलेगा। निर्णय अटल है? जी, निर्णय अटल है। आशीर्वाद। ताजमहल, यह ताजमहल, यमुना की रोती धार विकल, कल कल चल चल, जब रोया ये हिंदुस्तान सकल, तब बन पाया यह ताजमहल, यह ताजमहल, यह ताजमहल। वाह क्या बात। धन्यवाद। अटल जी, केवल बटेश्वरी नहीं, तुम्हारी कविताओं का पठन आगरा के आसपास की शाखाओं में भी होने लगा है। धन्यवाद आचार्य जी। नागपुर आओगे? हेडगेवार जी मिलेंगे? बिल्कुल। अरे वो देखो, गोलवलकर गुरु जी। कहाँ? वो सामने। हाँ, दिख गए। और वो दीनदयाल जी
कहाँ? उधर उधर बाएं, काले कोट वाले। हाँ दिख गए दिख गए। अरे वाह अटल बाबू, आप तो सबको जानते हो, आते रहते हो क्या? पहली बार आया हूं नागपुर, पर जिन्हें देखने की प्रबल इच्छा है बस वही नहीं दिख रहे। फिर तो निराश होने की संभावना अधिक है। सुना है हेडगेवार जी की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है उनका इस आयोजन में आना कठिन है। तुम जो कह रहे हो यदि वो सत्य हुआ तो इसमें तुम्हारे भी निराश होने की संभावना अधिक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्य के आधार पर समाज को जागृत एवं एकत्रित करता है। तो जब तक तुमसे कोई ये नहीं कह देता कि पूजनीय हेडगेवार जी बीमार हैं और आज का कार्यक्रम रद्द कर दिया है, तब तक मैं नहीं मानता। बिल्कुल सही अटल बाबू। वो देखो आ गए। कहाँ? जब हृदय में राष्ट्र निर्माण की ज्वाला दिन रात धधकती है, तब बीमार शरीर भी दौड़कर मैदान में चला आता है। डॉक्टरों की सलाह घर पर विश्राम करने की है, इसीलिए मैं यहां चला आया, क्योंकि यही मेरा घर है और संघ ही मेरा परिवार। इस सभा में मैं एक अखंड हिंदू राष्ट्र ही देख रहा हूं। बहुजन हरिजन, ऊंच नीच, जाति धर्म से बहुत आगे है संघ। अपने सगों से भी अधिक लगाव है, प्रेम है हम स्वयं सेवकों के बीच। इसी भावना को आगे बढ़ाना है और भारत को आगे बढ़ाना है। हम रहे न रहे, भारत सदा रहना चाहिए। देश की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अब तुम्हारे कंधों पर है। अरे पीछे जाओ। हटो हटो। My property! Since when? क्या है? ए, हटो। ये भारत की धरती है और यहां जो कुछ भी है वो सब भारत का है। Can I offer you a free eye checkup on behalf of the British Raj? Can you turn around for me? I want to see if your vision is as clear as it needs to be walking on the streets without a pair of glasses. Which country's flag do you see up there? Is it India? Oh. Then walk on. Because everything standing on this soil belongs to us.
अटल बिहारी प्रेम बिहारी। हाँ जी। चलो उठाओ इनको। अरे अरे चलो। अरे सुनो भैया अटल। अरे 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 क्या क्या है इन्होंने? झंडा गाड़ के आए हैं सरकारी संपत्ति पर। ले चलो। अरे सुनो चलो चलो। आमतौर पर जब एक अपराधी जेल जाता है तो वो सुधर कर बाहर निकलता है, पर जब एक क्रांतिकारी जेल जाता है तो वो बाहर निकलकर फिर से देश को सुधारने के रास्ते पर चल पड़ता है। देश की आजादी के लिए हम जेल भी गए थे, लेकिन देश की आजादी के साथ साथ जरूरी है इंसान की आजादी। ये है हमारे मित्र सुबोध महतो। इन्हें कक्षा में पीछे बिठाया जाता है क्योंकि ये पिछड़ी जाति से आते हैं और हमें आगे क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। यदि प्राध्यापक ही छात्रों से भेदभाव करेंगे तो वो छात्र जो देश का भविष्य है, कभी सोचा है इस सीख का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा? ये सत्य है कि जाति हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, पर यह भी परम सत्य है कि सबसे पहले हम सब हैं इस मातृभूमि के सपूत। यदि मेरा धर्म, मेरी जाति आप में से किसी एक के भी साथ खड़े होने की अनुमति नहीं देता, तो मैं सबसे पहले अपने इस जनेऊ को अपने तन से अलग करूंगा और तब तक धारण नहीं करूंगा जब तक देखने वाला ये न मान ले कि इसे पहनने वाला और नहीं पहनने वाला इंसान एक समान है। लाओ पर्चे दो। लो बंधु, पढ़ो और सोचो। ये लीजिए बहन लोग, मतदान मुझे करना। अरे आप धन्यवाद, एक वोट भी दे देना। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। धन्यवाद। कुछ लोग जब बहुत ज्यादा बात करते हैं ना तो उनको चुप कराने का मन करता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतना मीठा बोलते हैं कि ऐसे इच्छा होती है बस उन्हें सुनते ही जाएं। जी अटल बिहारी। अटल जी, आपका भाषण बहुत अच्छा था। भाषण में लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं, लेकिन आपके भाषण में इतना प्यार, इतना स्नेह देखकर बहुत अच्छा लगा। आप राजकुमारी। क्षमा चाहता हूं राजकुमारी जी, पर मैंने अपने भाषण में प्रेम, स्नेह, मोहब्बत, प्यार, इन शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया। किया आपने। कैसे? आपके भाषण में देश के लिए प्रेम था, हाँ, यूथ के फ्यूचर के लिए स्नेह था, कास्ट सिस्टम के प्रति प्यार का पैगाम था। आपके हर शब्द में प्रेम ही प्रेम था, है ना? एक वोट पक्का समझिए। पक्का? जी। सुनिए जी, आपकी सहेली नहीं दिख रही है कुछ दिनों से महाविद्यालय में। सब ठीक तो है? उनके दादाजी बहुत बीमार हैं, इसलिए पूरा परिवार दिल्ली चला गया। अच्छा, कुछ और दिन लगेंगे आने में। चला गया मतलब रहने चला गया। राजकुमारी अब वही रहेगी हमेशा के लिए। मैं चलती हूँ। अटला, कहाँ खोया है बेटा? हाँ, कहीं नहीं। थोड़े दिन और रुक जाता तो मुझे भी अच्छा लगता। कानून महाविद्यालय आपके पति परमेश्वर या मेरे पूज्य पिताजी का नहीं है,
जब खुलेगा तब जाना पड़ेगा। और वैसे भी अब मुझे नितांत अकेले रहना है। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। अब ये लड्डू बनाए अपने हाथों से, ले जा। अरे पर ये इतना अधिक, या तो बर्बाद हो जाएगा या मैं मोटा हो जाऊंगा। रख ले बेटा, मिठाई तो है, कोई ना कोई नया मित्र तो हाथ मारेगा ही। ठीक है, प्रणाम। चल ध्यान से जाना बेटा। हाँ जी। बाकी लोग कहाँ हैं? भैया, कानपुर जाने से पहले इनकी दुविधा तो दूर करते जाइए। अरे अपनी भाभी को आश्वासन देना होगा, लॉ की पढ़ाई पूरी करते ही अपना ब्रह्मचर्य छोड़ के गृहस्थ आश्रम में आ जाओगे। ऐसा है, मैंने शादी ना करने का निर्णय सिर्फ आपको देखकर नहीं लिया है, स्वयं को देखकर भी लिया है। अरे पिताजी कहाँ हैं? दिख नहीं रहे। वो तो सुबह से गायब है। हाँ, मेरे जाने के पश्चात आ जाएंगे। शुक्रिया। चलो अम्मा। चल ध्यान रखना बेटा। हाँ ध्यान से जाना, पता देते रहना। बरसों से हम जिस ताजमहल की सुंदरता का गुणगान करते आ रहे थे, अपनी 4 पंक्तियों द्वारा अटल जी ने बड़े बड़ों को उस स्मारक की पीड़ा का एहसास अपने बचपन में ही दिला दिया था। तो सोचिए, जवानी में वो इंसान सिर्फ अपनी बोली से कितनी बड़ी क्रांति लाने की क्षमता रखता होगा। अटल जी की इस निडरता से एक व्यक्ति बहुत डरते थे। अरे सफर कैसा रहा? आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। आओ। मुझे पता था आप मुझसे मिलने आएंगे, पर ये पता नहीं था इतनी व्यवस्था कर लेंगे। अब पूज्य पिताजी। हाँ जी। छात्रावास में रात को केवल छात्र ही रुक सकते हैं, तो आप अपने रुकने की व्यवस्था स्वयं कर लें। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मिल आया हूं? देखो, तुम्हें तो घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना नहीं, इसलिए जहां जी चाहे घूमते हो। और मेरे तो कई साल परिवार पालन में निकल गए, इसलिए कई सारी इच्छाएं अधूरी रह गई। जिस तरह तुम यहां अपने भविष्य के अगले पड़ाव पर पहुंचे हो, उसी तरह मैं भी रिटायरमेंट के बाद में वकालत पढ़ने का सपना पूरा करने आया हूं। ये मेरे लिए है, मेरे लिए ही होगा। आपको मुझ पर तनिक भी भरोसा नहीं है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको मुझ पर गर्व करने के अवसर नहीं दूंगा? देखो बेटा, पिता पुत्र के संबंध के हिसाब से सबसे बड़ी समस्या यही है कि बाप और बेटे के विचार अक्सर नहीं मिलते। तो मैं यहां तुम्हारा मित्र बन के रहने के लिए आया हूं, क्योंकि दोस्ती के रिश्ते की सबसे बड़ी खूबी यही है कि विचार मिले न मिले, दोस्ती हमेशा रहती है। लड्डू खाओ। अति उत्तम। बैठो। सुफियान सिद्दीकी, लखनऊ से। बैठो। अटल बिहारी वाजपेयी, बटेश्वर से। बैठो। जी मैं कृष्ण बिहारी वाजपेयी, बटेश्वर से। भाई तो नहीं लगते आप दोनों। नहीं नहीं, मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। जानते कैसे नहीं? अरे बेटा है मेरा। बेटा है बेटा। शांत। जीनी 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 अरे जीनी 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 रे चदरिया जीनी 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 रे ओ सुर नर मुनि सभी ने ओढ़ी है, सुर नर मुनि सभी ने ओढ़ी है, छोड़ के मैली इन चदरिया झील झील गिरी रे चदरिया झील झील गिरी रे और सुर नर मुनि सभी ने ओढ़ी है, सुर नर मुनि सभी ने ओढ़ी है, छोड़ के। लिखिए कृष्णा जी, लिखिए।
स्पीड नहीं बढ़ाई तो जवानी का सपना बुढ़ापे में भी पूरा नहीं कर पाओगे। कम से कम छुट्टी तो नहीं ली हमने। सिंसियरिटी भी तो देखिए प्रोफेसर साहब। आपके बेटे नहीं आए हैं और पूरे नोट्स आ गए हैं उनके। हैं कहाँ वो? अच्छा एक बात बताओ, कानपुर का गोलगप्पा आगरे के गोलगप्पे जितना गोल क्यों नहीं होता? अरे अब गोलगप्पों में भेदभाव करोगे? भेदभाव नहीं कर रहे हैं, कारीगरी की बात। आज शाम 7 बजे चिनार मस्जिद पर मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जलसा रखा गया है। मौलवी साहब का फतवा है कि कौम के सभी मर्द जलसे में हाजिर रहे। सुनो सुनो सुनो। जिन्ना साहब को तो अलग मुल्क चाहिए। भाई कोई आवाम से भी तो पूछे कि उन्हें क्या चाहिए। अरे जनता को तो धार्मिक मुद्दों पर लड़ा के आमने सामने खड़ा कर दिया है। सोने की चिड़िया पिंजरे से बाहर आने वाली है। हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अंग्रेज जाते जाते इसके पर न काट जाएं। When we shall redeem our pledge, not only or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, नमस्कार बंधु। which comes but rarely in history. At the dawn of history, India started on her unending. और चाचा मुबारक हो, देश आजाद हुई गवा। बधाई हो, आप सबको बधाई हो भाई। पंडित जी का बोले भाषण में? अरे पंडित जी तो भैया बहुत ही कुछ बोले, लेकिन सब अंग्रेजी में। हमरे तो कुछ समझ में नहीं आवा। अब देश की आजादी की खुशी में चाय तो पिलाइए गर्मा गर्म। हाँ हाँ जरूर, बिल्कुल। अब हेलो अटल बाबू, खता है नागपुर से। और सब ठीक हो? अच्छा सुनो, चाय के बाद वो वाली गली में होके आता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत में सांस लेने का आनंद ही कुछ और है। क्यों मित्र? नहीं? क्या हुआ? अंग्रेजों से ज्यादा तो तुम उदास दिख रहे हो। गोलवलकर जी ने पत्र लिखकर लखनऊ बुलाया है। इसे मैं सुखद समाचार समझूं या कुछ और? ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा ना। यदि मेरे पिता वास्तव में मेरे मित्र हैं तो उन्हें ये समझना पड़ेगा कि मैं अब अपना सारा समय संघ के कामों में देना चाहता हूं। पूर्णकालिक, बिना किसी हिचकिचाहट के, पूर्ण रूप से स्वयं को संगठन के प्रति समर्पित करना चाहता हूं। पर इसमें अड़चन सिर्फ इतनी है कि ये कैसे होगा। अगर मुझे हर समय ये चिंता रहेगी कि आपको मेरी कितनी चिंता है। अरे यशस्वी को अपना यश फैलाने से कौन रोक पाया मित्र? जो सत्य की राह पर चल पड़ा हो उसे ना पिता रोक पाया है ना पुत्र। जाओ जाओ और हमें तुम पर गर्व करने के कई कई अवसर दो। लेकिन निर्णय पक्का है। निर्णय अटल है। आशीर्वाद। जीते रहो। अटल अपना ख्याल रखना और आते रहना। जी। मिलना शायद कम हो। पंद्रह अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है।
जिनकी लाशों पर पग धर कर आजादी भारत में आई, वो अब तक है खाना बदोश, गम की काली बदली छाई। भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिलाए जाते हैं, सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाए जाते हैं। लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया, पख्तूनों पर, गिलगित पर है गमगीन गुलामी का साया। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगित से गारो पर्वत तक आजादी पर्व मनाएंगे, आजादी पर्व मनाएंगे। At 5:12 p.m., Mahatma Gandhi, the father of the nation, was shot at point-blank range 3 times and he died 15 minutes later. अटल बाबू! अटल बाबू! क्या हुआ अटल बाबू? किसी कोटसे नाम के आदमी ने बापू की हत्या कर दी है। ये खबर भी चारों तरफ फैली हुई है कि ये कोटसे कुछ दिनों के लिए संग में भी था। क्या करें? पीछे के दरवाजे से मार। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुकरात, प्राची में अरुण की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। क्या हुआ दीनदयाल जी, मैंने कोई भूल कर दी? क्या कहें अटल, कहां से शुरू करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे लगा मेरे निडर लेखन के कारण आपने राष्ट्र धर्म पत्रिका चलाने का भार सौंपा। अनजाने में या उत्तेजना में मैंने अपनी मर्यादा पार कर दी हो, मैं क्षमा चाहता हूं। दीनदयाल जी, मेरे जीवन में आपका स्थान पिता से भी बढ़कर है। आपको असंतुष्ट करने के बजाय मैं त्याग पत्र देना उचित समझूंगा। अटल, हमने सोचा था 1-2 साल में
हम राष्ट्र धर्म पत्रिका द्वारा देश के कोने कोने तक संघ का संदेश पहुंचाएंगे। पर तुमने तो चंद महीनों में ही सरकार ही हिला दी। मैं कुछ समझा नहीं। जो तुम हमें देने की बात कर रहे थे वो केंद्रीय मंत्री श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार को देने वाले हैं। क्या? त्याग पत्र। वो हमारे साथ जुड़कर नई राजनीतिक पार्टी शुरू करना चाहते हैं। गोलवलकर जी ने नागपुर बुलाया है श्यामा प्रसाद जी से भेंट के लिए। क्या कहते हो, छलांग लगाएं? आप जानते हैं देश सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तो हमने त्याग पत्र दिया है। अगर हिंदुस्तान को सही दिशा में ले जाना है तो उसकी जिम्मेदारी भी सही कंधों पर होनी चाहिए। मुखर्जी बाबू, ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा देशभक्त हमारे विचारों से प्रभावित है। पर संघ कभी राजनीतिक दल नहीं हो सकता। हमारे विचार सत्ता कारण के लिए नहीं बने हैं। क्या कहते हो अटल जी? सरकार पहले खुद की चिंता करती है, उसके बाद देश की। लेकिन संघ तो सिर्फ देश की चिंता करता है। गुरुजी, आपके पास संगठन है, हमारे पास सपना। दोनों अगर साथ आते हैं तो सोचे हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच सकता है, ये तो आप भी जानते हैं। मैं अपने हाथ राजनीति में नहीं डालूंगा। पर संघ से जुड़े उन लाखों लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा जो राजनीति से राष्ट्र संगठित करना चाहते हैं। मैं आपका साथ बिना संगठन छोड़े दे सकता हूं। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। संघ के इस निर्णय का परिणाम आप देखना कि भारत किस गति से आगे बढ़ता है। धन्यवाद। 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 और श्याम जी, ये है संघ का ओजस्वी कार्यकर्ता अटल। तो आप हैं राष्ट्र धर्म के एडिटर, संपादक। तो संपादक महोदय, आज से आपके संपादकीय उत्तरदायित्वों के साथ साथ आपके राजनीतिक जीवन का भी शुभारंभ होने जा रहा है। मैं समझा नहीं। विश्व के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाना है। चलोगे हमारे साथ? अरे चले तो। हाँ चल। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। से आए सभी विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है। पर यह सरकार बांग्लादेश से आए शरणार्थी विस्थापितों के लिए कुछ नहीं कर रही। अब इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी। भारतीय जनसंघ के लोग आपके साथ हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इतने परिश्रम के बाद भी 3% वोट मिले हैं हमें। अब बताओ अटल, क्या करें? कांग्रेस पुरानी पार्टी है दीनदयाल जी। आप अखिल भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं को थोड़ा समय और दीजिए, फिर देखिए प्रतिशत 3 से 30 कैसे हो जाते हैं। भरोसा है मुझे।
भारतवर्ष का एक अभिन्न अंग है। एक ही देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान कतई नहीं हो सकते। भारतीय जनसंघ का एक एक कार्यकर्ता भारतवर्ष की एकता के लिए अपनी जान भी दे सकता है। मैं आशा करता हूं कि हमारी बुलंद आवाज हिंदुस्तान की संसद तक पहुंचेगी, सुनी जाएगी कि एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए, वहां तिरंगा फहराना अपराध है। मैं पूछता हूं, ये आजादी भली कैसी आजादी हुई? अखिल भारतीय जनसंघ एवं ये पूरा देश धारा 370 का विरोध करता है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, यदि हमारे नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी दिल्ली नहीं पहुंचे तो परिणाम बुरा होगा। आजादी के बाद भी ये देश हमारा है, ये बताने के लिए यदि बलिदान देना पड़े तो ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र को बदलने के लिए लोकतंत्र में जीतना होगा बंधु। रही बात कश्मीर की, तो जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। श्यामा प्रसाद जी के अधूरे सपने को पूरा करना होगा। अब हमें रोना नहीं है, कांग्रेस को रोकना है। इलेक्शन आ रहा है, जनसंघ की आवाज देश तक पहुंचाने के लिए हमें संसद तक पहुंचना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभाओं में उन्हें कई बार दूर दूर से देखने के बाद यह निर्णय लिया कि अब आगे का जीवन उनके करीब रहकर ही बिताना है। अटल जी प्रणाम। नमस्ते। अडवाणी आइए। देखिए, आमतौर पर जब कोई मिलता है तो कहते हैं कि आपके बारे में बहुत सुना है, पर आप वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना नहीं बल्कि औरों को भी आपके बारे में बताया है। जी हाँ, पकड़ पकड़ कर लोगों को आपकी कविताएं सुनाई हैं। धन्यवाद अडवाणी जी। मैं श्रीमान इसकी 10 प्रतियां बना दें? जी। सारे दफ्तरों में जाना है। देखिए, लाल जी कहेंगे तो हमें लगेगा कि आप भी सदैव हमारे परम मित्र बनने के इच्छुक हैं, वरना जिस तरह अचानक से आपके सामने आ गए उसी तरह अचानक से आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। लाल कृष्ण अडवाणी, हिंद का सच्चा बेटा जो है सिंध से आया, मिलते ही कवि हृदय प्रेम भराया। अब गिनते जाओ मित्र, कवि के मुख से कितनी बार लाल जी निकल के। वैसे इलेक्शन में आपके कहां से खड़े होने की बात हो रही है? कहां से नहीं, कहां से। लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर में सभी यात्रियों का स्वागत है।
नमस्कार नमस्कार अटल जी। मैं प्रताप नमस्कार, नारायण नमस्कार। तिवारी, जनसंघ का प्रचारक। ओह नमस्कार नमस्कार। बलरामपुर में आपका स्वागत है। अरे भाई, उतरते ही आपके बलरामपुर ने सुकरात के फिलॉसफी को धूल चटा दी। तो मुझे भी इस धरती पे माथा रगड़ना पड़ेगा, इसका वंदन करना पड़ेगा। चलिए हाँ, बलरामपुर। चलिए आइए अटल जी। सुनो 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 बलरामपुर वासियों, आपके बलरामपुर से भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना अमूल्य मत देकर भारी बहुमत से विजयी बनाए और बलरामपुर में विकास का दिया जलाए। बलरामपुर, बलरामपुर में आज से पहले जितनों पे आप सबने भरोसा किया, सब के सब लूट के चले गए। मैं भी आप सबसे कुछ छीनने ही आया हूं। नेताओं द्वारा दिए गए झूठे वायदे से मिली हुई आपको आपकी निराशा, जमींदारों के अत्याचार से मिला हुआ डर और इस प्रकार के लोगों द्वारा अपने आप को ठग कर आपके जीवन को बर्बाद करने का भय। मैं आपसे आपकी निराशा, दुख, डर, ये सब आपसे छीनने आया। न मेरे पास बाप दादा की दौलत है, न कुबेर का खजाना। मेरे पास यदि कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ भारत माता का आशीर्वाद। मुझे आपसे रुपये पैसे नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए, यदि आप में से किसी को भी ये भरोसा है कि हमारी परेशानियों की चोरी करने वाला ये लुटेरा यदि सत्य बोल रहा है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए, स्नेह चाहिए, बस। आप सबके थोड़े थोड़े सहयोग से जो ताकत मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, बलरामपुर से जो बल मिलेगा, वो उस पर भारी पड़ेगा जो अकेला खुद को सर्वशक्तिशाली समझ बैठा है। अगले सदस्य हैं अटल बिहारी वाजपेयी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी, सदन में उपस्थित सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों को अटल बिहारी वाजपेयी का सादर प्रणाम। लोकसभा में पहली बार चुन के आया हूं। 505 सदस्यों की लोकसभा, जिनमें 403 कांग्रेस और उनके साथी, 102 प्रतिपक्ष, उसमें हम भारतीय जनसंघ के 4।
आप सबको लग रहा होगा इतनी संख्या में क्या कर पाएंगे, पर यही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आनंद है। आप भले ही हमें सुने या ना सुने, पर संख्या बल में कम होने के कारण और नियमों के अनुसार हमें बोलने का समय और अवसर खूब मिलेंगे। और आप सबको पता चलेगा, यदि भारत एक कल्प वृक्ष है तो उसका वासी उस विशाल वृक्ष की जड़ें। उन्हीं वासियों में से एक मैं हूं और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, वो सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको साथ लेकर बढ़े और इस देश को एक शक्तिशाली देश बनाएं। बैठिए बैठिए। सही है, प्रस्ताव तो सही है। तो रखना चाहिए। नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। You speak very well, young man. I can see a bright future. धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हमें भी देश का भविष्य उज्जवल दिखता है। कोई कह रहा था तुम कविताएं भी लिखते हो? जी, प्रेम और सद्भाव बढ़ाने के लिए कविता करता हूं और अनुचित को उचित करने के लिए भाषण। Mark my words. One day he will be the PM of India. अभी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार चीन ने भारत की सीमाओं पर युद्ध छेड़ दिया है। लद्दाख और मैकमोहन रेखा पर चीनी सेना ने भारतीय बलों के लिए कठिन परिस्थितियां खड़ी कर दी है। वही तो मैं कह रहा था, चीन का स्वागत करने के पहले हमारी सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं थी? हमारे 3000 वीर सपूत सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश इस सरकार से अपना भरोसा हार गया और प्रधानमंत्री जी विदेश नीति से हार गए। भारत की जनता के लिए अत्यंत दुखद समाचार। देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दोपहर 1:44 पर निधन हो गया। नेहरू जी 16 साल 9 महीने 12 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। मैं लाल बहादुर शास्त्री ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चीन पहले से ही अणुबम बनाने की तैयारी में जुट चुका है। हमारा दुश्मन पड़ोसी दूसरा हमला कर दे, उससे पहले हमें अणुशक्ति बनना होगा। ये देखो, कवि चले हैं बम बनाने। पाकिस्तानी सेना ने गुजरात और कश्मीर की सीमाओं पर हमला बोल दिया है। देश में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। पहले चीन और अब पाकिस्तान। देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री जी भी चुप थे और अब आपकी सरकार भी। कहा तो ये भी जा रहा है कि आपकी पार्टी के कुछ लोग आपसे नाराज हैं और आपसे त्याग पत्र की मांग कर रहे हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? शास्त्री जी, शास्त्री जी कुछ बोलेंगे? शास्त्री जी, शास्त्री जी, शास्त्री जी, आभास होता है कि आपकी पार्टी का कीमती समय आंतरिक राजनीति में ही व्यस्त है। त्यागपत्र देने के दबाव में आने से पहले ये जान लीजिए, युद्ध की इस घड़ी में जनसंघ और पूरा देश आपके साथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में चली जंग में भारत ने जीत हासिल करते हुए युद्ध विराम घोषित किया। दोनों पड़ोसी मुल्क में चल रही जंग को भविष्य के लिए समाप्त करने हेतु प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद पहुंचे थे। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही समय बाद ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नींद में निधन हो जाने की सनसनीखेज खबर प्राप्त हुई। कहा यह भी जा रहा है कि उनकी इस आकस्मिक मृत्यु की निष्पक्ष जांच की मांग भी भारत सरकार की ओर से की जा चुकी है। मेरे प्यारे बंगाल के भाइयों और बहनों, शास्त्री जी के रूप में इस देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दुख इस बात का भी है
जो लड़ाई जवानों ने जीती थी, हम कागज पर हार गए। लेकिन इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना मतलब वंशवाद की राजनीति की शुरुआत है। I, Indira Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. इसलिए अखिल भारतीय जनसंघ को विकल्प के रूप में आगे आना होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में हमें 34 सीटें मिली थी, मतलब हमारी ताकत ज्यादा है, और ये बात पता है उनको। हमारी ताकत को तोड़ने का काम ये सरकार करेगी, इसीलिए हमें एकत्रित होकर इस कांग्रेस को हटाना है, इंदिरा राज खत्म करना है। जिस तेजी से भारत में बदहाली बढ़ रही है, उससे दुगनी रफ्तार से दीनदयाल जी भारत भ्रमण कर रहे हैं। आज पटना पहुंचेंगे, कल हम एक आम सभा करेंगे। आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से कहें तैयारी में लग जाएं। चलिए, ठीक, नमस्कार जी, ठीक है, चलिए। अरे अटल जी, क्या करने बैठ गए आप? चलिए कहीं घूम कर आते हैं। अरे अभी बहुत काम है लाल जी। अरे अटल जी, काम भी अच्छे से तभी हो पाता है जब इंसान अच्छे से आराम कर पाता है। अपनी इस सोच को थोड़ी देर के लिए छुट्टी दे दीजिए और चलिए मेरे साथ। कहाँ चलें? साथी देखने। अरे लाल जी, ये उम्र है कोई साथी देखने की? आप भी गलत अनुमान लगा रहे हैं। मेरा मतलब था राजेंद्र कुमार और वैजंती माला। अरे चलिए। ला 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 ला। इस फोन को भी अभी बजना था। नमस्कार, जनसंघ कार्यालय। नमस्कार, मैं शर्मा बोल रहा हूँ, पटना जनसंघ कार्यालय से। जी, अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आकस्मिक निधन हो गया। मुगल सराय स्टेशन पर दीनदयाल उपाध्याय जी का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। इस रहस्यमयी मृत्यु को लेकर कई सवाल भी खड़े हो उठे हैं। तुम्हारे साथ लंबी यात्रा करने में हमें संकोच नहीं होता। हम जानते हैं यदि बीच रास्ते में हम रुक भी गए तो लक्ष्य को पाने के लिए हमारा पुत्र आगे बढ़ जाएगा। सत्ता के विरोध में जिन्होंने आवाज उठाई वो दबा दी गई। श्यामा प्रसाद जी और दीनदयाल जी की मृत्यु जिन हालात में हुई, उन पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं, जिनका उत्तर हो सकता है हम कभी जान न पाए। अब निर्णय आप सभी को लेना है। अखिल यानी पूर्ण, पर इस समय अखिल भारतीय जनसंघ अपने अध्यक्ष के बिना अधूरा महसूस कर रहा था। एक तरफ मृत्यु का भय लोगों को उल्टे पांव चलवा रहा था और दूसरी तरफ देश की लंबी आयु की चिंता किसी के कदमों को आगे बढ़ा रही थी। यदि भारत माता के चरणों में लहू बहाकर ही आगे जाना है तो मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। नहीं लाल जी, आपको सिनेमा क्यों पसंद है? क्यों पसंद है?
भाई कहानी है, संवाद है, संगीत है, गाने हैं, अर्थात मनोरंजन, सपने। अब आप बताइए आपको क्यों पसंद है? जिस सुख समृद्धि की हम कल्पना करते हैं ये सिनेमा वाले उसे दिखा देते हैं। पर्दे पर जो हमें दृश्य दिखता है हम उसे मान लेते हैं। ऐसा ही एक पर्दा सिनेमाघरों के बाहर है जो इस देश के भोले भाले नागरिकों के आंखों के सामने लगा हुआ है। उन्हें जो दिखाओ वो सच मान लेते हैं। हम जब भी कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं हम पे सांप्रदायिक होने का आरोप लगाकर जनता को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि ये हिंदू पार्टी देश के लिए खतरा हो सकती है, जबकि देश की उन्नति के लिए हम बेहतर काम कर सकते हैं। और ये सच तब तक लोगों को नजर नहीं आ सकता जब तक कांग्रेस के इस झूठ के पर्दे को जनता के आंखों के सामने से उतार ना दे। गरीबी हटाओ का नारा देकर कांग्रेस ने फिर से सत्ता तो पा ली, पर कम होने की बजाय बदहाली और भी बढ़ गई। जहां जनता को खाने को पैसे नहीं थे वहां इंदिरा सरकार ने पेट्रोल के दाम को 7वें आसमान तक पहुंचा रखा था। अटल जी शांत थे और वही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी, क्योंकि जब वो खामोश होते थे तब उनके दिमाग में तूफानी ख्याल बह रहे होते थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता मिलने के बाद देश को जिस तरह चलाया, देश उन पर गर्व करता है। अध्यक्ष महोदय, पर केंद्र में उनकी पार्टी आज तक एक सक्षम नेता नहीं बना पाई। यह हम सबके लिए दुख की बात है। सुनने में आया है कि प्रधानमंत्री जी का अधिकतर समय अपने ही तंत्र को संभालने में खर्च हो जा रहा है। सही तरीके से नहीं बोल रहे। अध्यक्ष महोदय, और हम आशा करते हैं कि आज हमें बैलगाड़ी में आता देख सरकार ये देख पाएगी कि देश में गरीबी इस समय किस अवस्था में है। आप तो गरीब नहीं हुए, फिर ये बैलगाड़ी का दिखावा किस बात का? आदरणीय सदस्य महोदय, जनता ने जिन कामों के लिए हमें चुनकर यहां भेजा है, यदि वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं है इस सदन में भीड़ लगा के सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का। वापसी में साथ चलने के लिए सवारियां तो नहीं ढूंढ रहे हैं अटल जी। सिर्फ सरकारी खर्चा कम करने से देश की हालत नहीं सुधरेगी। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं प्रधानमंत्री जी। बहुत काम करना होगा। जैसा कि पूर्वोत्तर के सांसद जी ने स्त्रियों के अधिकारों के लिए किया, मैं इनके कठिन प्रयासों की सराहना कर रहा था। आई एम हैप्पी टू नो दैट डिस्पाइट ऑफ बीइंग अनमैरिड आपको देश की महिलाओं की भी काफी चिंता है। मैं अविवाहित हूं पर कुंवारा भी नहीं हूं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न बुलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। वाह, क्या बात। अब मैं हमारे मुख्य अतिथि अटल जी से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर पधारें और 2 शब्द कहकर छात्रों को प्रोत्साहित करें। नमस्कार।
प्रोत्साहन तो इस बच्ची का बढ़ाना चाहिए जिसने इतनी सुंदरता से मेरी ही लिखी कविता का पाठ किया। बच्चों, आप इस देश के भविष्य हैं। आगे चल के बाधाएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी आपके भी जीवन में, पर मनुष्य को चाहिए परिस्थितियों से लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। हाँ, अब लग रहा है यदि आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं करता तो आपकी इस होनहार बिटिया से मिल नहीं पाता। भारी भूल हो जाती। अटल जी, एक निमंत्रण और भी है। वो क्या? मैं जानती हूँ आप देश के कार्य में हमेशा व्यस्त रहते हैं, पर यदि आपके पास थोड़ा सा समय हो तो हमारे घर लंच पे दोपहर के भोजन के लिए आइए। हम यहीं पास में रहते हैं। क्षमा चाहता हूं बिटिया, आ नहीं पाऊंगा। चलिए शिव कुमार जी। जी। क्या है, मुझे आज दिन भर उपवास रहना पड़ेगा, तब जाके कल दोपहर में भरपेट स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद उठा पाऊंगा तुम्हारे साथ। करो तैयारी, आ रहे हैं अटल बिहारी। हाँ। चलिए शिव कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अटल जी। आइए आइए। अरे वाह, पैर छू बेटा। प्रणाम। स्वागत है आपका। बहुत सुंदर निवास है। धन्यवाद। आइए अटल जी, स्वागत है आपका। ये क्या? मैं तो हैरान था, आपको मेरी कविताएं याद हैं। ये भी पता है मुझे मिठाई बहुत प्रिय है। भाई तुम तो नन्ही जादू करने निकली। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉलेज में आप स्टूडेंट फेडरेशन के सेक्रेटरी थे। दहेज प्रथा के विरुद्ध आपने आंदोलन किया था। जात पात नहीं मानते और भी बहुत कुछ जानते हैं। अरे भाई, आपने तो पूरी कुंडली निकाल रखी है मेरी। कहाँ से एकत्रित की इतनी जानकारी? अटल जी, हम दोनों आपकी खूब बातें करते हैं। अब चर्चा तो आपकी जीवन शैली का मुख्य हिस्सा है। प्लीज। जी। और रिश्तेदार तो हमें पैदा होने से पहले ही मिल जाते हैं ना। जीवन में जो दोस्त हमें मिलते हैं वो बहुमूल्य होते हैं, और किसी कारण वो दोस्त आपसे अलग होकर आपको वापस मिल जाएं तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। देखिए, ये बात सुनने में थोड़ी सी अजीब लगेगी आपको। हम चाहते हैं कि आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बने। और हम ये भी जानते हैं कि जितनी ये बात सुनने में अजीब है ना, आपके लिए समझने में उतनी ही आसान है। बिकॉज यू वर ऑलवेज वे अहेड ऑफ योर टाइम्स। तो आपके जैसे प्रोग्रेसिव इंसान का हमारी फैमिली के साथ फ्यूचर में कॉर्डियल रिलेशनशिप हो, मुझे नहीं लगता इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। आप चाहे तो मना कर सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ऐसा है, इंतजार तो पहले ही बहुत लंबा हो गया। आपके सवाल का जवाब अब भी दिए देता हूं। राजकुमारी जी, मैं पूरी दुनिया से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने निकला हूं।
और ऐसे में कोई व्यक्ति मुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाए, परिवार का हिस्सा बनाए, और मैं मना कर दूं, ये तो मेरे अपने ही विचारों का विरोध करने जैसा हो जाएगा। कौल साहब, मेरे जीवन शैली का मुख्य हिस्सा सिर्फ झूठे वायदे करने वालों के साथ बीतता है। ऐसे में सच बोलने वाले, और ऐसा सच जिसे हर कोई छुपाना चाहे, ऐसे धुरंधर परिवार के साथ मेलजोल रख के किस्मत वाले आप नहीं, मैं होऊंगा। आइए दोपहर का भोजन करते हैं। चलिए भोजन करते हैं। आइए आइए चलें। मिस्टर जेठमलानी, यू मे प्रोसीड। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में देश की प्रतिनिधि के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री यूरोप गई है, तो मैं इस कोर्ट से निवेदन करता हूं कि उन्हें अगली डेट दे दी जाए। परमिशन ग्रांटेड। नेक्स्ट हियरिंग ऑन 14 सितंबर। इनका केस स्ट्रांग हो रहा है, कुछ समझ रहे हैं? मैडम को इन्फॉर्म कीजिए, वो तकलीफ में आ सकती हैं। और हाँ, सरकार भी गिर सकती है। शिमला समझौता, स्टॉकहोम सम्मेलन या बांग्लादेश लिबरेशन, जब जब प्रधानमंत्री जी के हाथों अच्छे कार्य हुए, हमने पुरजोर सराहना की। लेकिन आज सरकार के प्रमुख के ऊपर ही अपने चुनाव में हुई गड़बड़ी के कारण उच्च न्यायालय में आरोपी बनकर खड़ा होना पड़ रहा है। करीबी हटाने का नारा देकर सत्ता हाथ में लेने वाले आज स्वयं गरीबी और बेरोजगारी के प्रमुख कारण बन गए हैं। आप इस प्रकार प्रधानमंत्री पर उंगली नहीं उठा सकते। अरे अभी और सुनिए, कुशासन का स्तर देखिए महोदय, कुशासन का स्तर देखिए। एक मोटर कार कंपनी का प्लांट लगाने के नाम पर बेचारे गरीब किसानों से उनकी जमीनें रद्दी के भाव पर ली जा रही हैं, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। और इस महाघोटाले में स्वयं प्रधानमंत्री जी और इनके सुपुत्र पर उंगलियां उठ रही हैं, संदेह किया जा रहा है। आजादी के 27 साल बाद भी जनता को भूखमरी और महंगाई से मरना पड़ रहा था। छोटे बड़े कई आंदोलन हुए, पर कांग्रेस सरकार की नींव हिलाने के लिए संपूर्ण क्रांति की जरूरत थी। श्री जेपी नारायण के नेतृत्व में इस संपूर्ण क्रांति ने ऐसा शोर मचाया कि इंदिरा सरकार के विरुद्ध पूरा देश आवाज उठाने लगा। और साथ साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरेली चुनाव में मतों की धांधली के आरोप में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दोषी करार दिया और 6 वर्षों तक किसी भी पद को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया। पर इस्तीफा देने की बजाय उन्होंने एक अभूतपूर्व घोषणा की। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. आपातकाल की घोषणा के साथ ही भारत के सभी पक्ष विपक्ष नेताओं, सर्वोच्च अधिकारियों, पत्रकारों, कलाकारों से लेकर सामान्य नागरिकों पर मौलिक एवं अभिव्यक्ति के अधिकारों पर पाबंदी लगाई गई। 25 जून 1975 की रात इंदिरा सरकार के विरोध में आवाज उठाने वाले विपक्ष के बड़े नेताओं को मीसा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। इक्कीस महीने से चले आपातकाल के समय में 10,000 से ज्यादा लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेलों में डाला गया, जहां पर 22 लोगों की मौत हुई।
करीब 10 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कराई गई। आपातकाल का यह समय भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा था। आपातकाल से परेशान हुई जनता के आक्रोश को देखकर 2 साल बाद भारत सरकार ने 23 जनवरी 1977 को देश में पुनः लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने चुनाव की घोषणा की और आपातकाल को हटाया गया। मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को है बहुत से अफसाने। जरा खुली हवा में सांस तो ले लेने दो, कब तक रहेगी ये आजादी भला कौन जाने। अरे क्या पिछले 2 वर्षों से पूरे देश को जेल बना रखा है। लोगों को उनके इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को बाध्य किया जा रहा है। देश में बढ़ती जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर मनुष्यों को जानवरों की तरह ट्रकों में भर भर के जबरन नसबंदी कराई जा रही है। एक मां और उसके बेटे ने भारत मां और उनके बच्चों को जो प्रताड़ना दी है, जो पीड़ा दी है, उसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। अब समय आ गया है अपनी मनमानी करने वालों को गद्दी से उतारकर धरती पे लाने का। पर इतिहास में कोई इस देश को अपने बाप की जागीर ना समझे। इस भ्रम को तोड़ने के लिए जिस नई पार्टी का जन्म हुआ है उसका नाम है जनता पार्टी। अब इस देश को प्रगति की राह पकड़ने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि जनता पार्टी के लोकनायक जयप्रकाश नारायण नहीं, चौधरी चरण सिंह नहीं, मोरारजी देसाई नहीं, जेबी कृपलानी जी नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं। मेरे भारत को महान बनाने की जिद इस समय सबसे ज्यादा किसी को है तो भारत की जनता को है। देश में हुए छठे लोकसभा चुनाव में जेपी नारायण जी के नेतृत्व में जनता पार्टी ने 345 सीटों पर विजय प्राप्त कर आम चुनाव में अपना बहुमत हासिल किया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में जनता पार्टी के रूप में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जनता की आवाज बनी है। जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री होंगे मैं मोरारजी देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। यहां नेहरू जी की पोर्ट्रेट हुआ करती थी, कहां गई? वो आपके विपक्षी नेता थे तो विपक्षी तो हम थे, वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जी आप लगवाइए उनकी पोर्ट्रेट यहाँ। जी। और आगे से जब भी पार्लियामेंट आना तो दोनों हाथ जोड़कर पंडित जी को नमन करना। लगवाइए तस्वीर। विपक्षी
मैं भारत की जनता की ओर से राष्ट्र संघ के लिए शुभकामनाओं का संदेश लाया हूं। भारत विश्व के सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है, किसी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि इस धरा का हर पुरुष, स्त्री, बच्चे, किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा, यंत्रणा से ना गुजरना पड़े। हम अपना अपना देश चलाने में इतने व्यस्त हैं कि ये भूल जाते हैं कि ये विश्व भी एक परिवार जैसा है। वसुधैव कुटुंबकम भारत की प्राचीन प्रेरणा है, जिस पर हमें विश्वास है। जिस दिन ये भावना विश्व के हर देश को समझ आएगी, उस दिन दुनिया का हर इंसान मानव कल्याण के लिए तथा उसके गौरव के लिए अपने त्याग और बलिदान से कभी पीछे नहीं हटेगा। जय जगत, धन्यवाद। विदेश मंत्रालय के कार्यों की खबरें लगभग रोज अखबारों में आ रही है। और अटल जी की वजह से भारत का नाम विदेशों में भी गूंज रहा है। भाई, राजनीति के भारी भरकम काम तो हो ही रहे हैं, पर एक व्यक्तिगत काम है जो अटका पड़ा है। आइए आइए। हाँ। कौल साहब, मेरी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। एक बात है जो बहुत दिनों से सता रही है। क्या हुआ अटल जी? देखिए, आप लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा तो बना लिया, ये कहकर कि हमारे विचार उदार और प्रगतिशील हैं, और सच्चाई ये है कि हम तीनों झूठे हैं। हमने समाज की परवाह किए बिना अपना परिवार तो बढ़ा लिया, लेकिन भला ये कैसा परिवार जहां एक की खबर दूसरे को अखबार के माध्यम से मिले। देखिए, हम तीनों पीछे नहीं आगे देखने वाले हैं, और ये बात मैं तभी मानूंगा जब हम सब एक परिवार की तरह रहें। पर ये कैसे होगा अटल जी? अरे, राजकुमारी जी से कॉलेज के जमाने से जान पहचान, मुलाकात, आप में एक परम मित्र की झलक, और आपकी बिटिया से मेरा अपार स्नेह। क्या ये अच्छे कारण नहीं है एक छत के नीचे रहने के? मेरी मंशा को किसी मंत्री का आदेश मत समझना। आप मना भी कर सकते हैं, पर मुझे जवाब का इंतजार रहेगा। क्या है, मंत्री तो बन गए हैं, पर परिवार नहीं है हमारे पास। मैडम सर, दर्जनों पार्टियों की गठबंधन की सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। किसी एक के सपोर्ट से सत्ता ज्यादा टिक पाती है। ये तो हम भी शुरू से मानते आए हैं। मेरी राय में आप जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करें। जी। हेलो, मैं चौधरी चरण सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अभी बहुत कुछ करना था लाल जी। वियतनाम युद्ध में चीन को हमारी भूमिका बतानी थी। पाकिस्तान से सुलह करनी थी। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच समझौते चल ही रहे थे। अभी अभी तो
आपातकाल से निकले थे, जनता ने सांसें लेनी शुरू की कि गला घोट दिया। ये जनता पार्टी के प्रयोग का इतना दर्दनाक अंत कर दिया। ज्यादातर कांग्रेसी ही थे गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में। वहां वापस लौट के उन्हें धोखा ही मिलेगा। आप याद रखना लाल जी मेरी बात। हाँ, तो क्या करें, क्या करें अटल जी, ये राजनीति है, राजनीति। इस बगीचे में गुलाब कम और कांटे ज्यादा होते। अरे तो नहीं करनी ऐसी राजनीति जहां चलते चलते पीठ पे छुरा चल जाए। नहीं करनी तो कैसी करनी है? आज जो हमारे साथ हुआ है आगे भी कितनी बार होगा। आदत डाल लो, नहीं तो फिर संन्यास ले लो पॉलिटिक्स से। संन्यास तो हम लेने से रहे लाल जी, और आदत तो दूसरों को डालनी पड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी को गिराकर दोबारा खड़े होते देखने की। दलों के इस दलदल के बीच एक कमल खिलाना होगा। जनता पार्टी छोड़ के सब चले गए और हम यहीं रहे, क्योंकि जनता ने जो हमें विश्वास दिया था उसे हम तोड़ना नहीं चाहते थे। जिस निष्ठा और लगन से आप सबने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है उसे पिछले दिनों बड़ी ध्यान पूर्वक हमने देखा है। आप सभी का देश के प्रति प्रेम और भक्ति को देखकर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता जिस राजनीतिक दल में होंगे उसे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता। भाई कभी आदमी हूं, बोलता ही जाऊंगा और आप सब चुपचाप सुनते भी रहेंगे। इसलिए ये मौन व्रत तोड़िए, दो दो पंक्तियां आप सब भी बोलिए। नमस्ते, मैं प्रमोद महाजन मुंबई से हूँ। मैं आपको जानता हूँ, मानता हूँ, पहचानता हूँ, इसीलिए अब मैं आपके साथ दिल्ली में काम करना चाहता हूँ। नमस्कार, अरुण जेटली। इमरजेंसी के 19 महीनों में मैंने अपनी वकालत की तैयारी जेल से ही की थी। नमस्कार, मेरा नाम सुषमा स्वराज है। कुछ लोग कहते हैं मैं अच्छा बोलती हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत बोलती हूँ। सच तो ये है मैं केवल सत्य बोलती हूँ। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी ने जन्म तो ले लिया, पर जितनी नई पार्टी उम्र में कांग्रेस उससे उतनी ही बड़ी और उनकी सत्ता उतनी ही शक्तिशाली। पर शक्ति का दुरुपयोग करना स्वयं के लिए दुर्भाग्यवश होता है। 1984 में खालिस्तानी आतंकी पवित्र स्वर्ण मंदिर में घुस बैठ गए और इस संकट को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर फौज भेजी गई। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से सिख समुदाय में बेहद क्रोध फैल गया और आज सवेरे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। इंदिरा जी की हत्या के बाद भावुक भारत ने उनके पुत्र राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाया और बीजेपी के हाथ में आई केवल 2 सीटें। विचार अलग हो सकते हैं पर लक्ष्य तो एक ही था। 1948 से चल रही राम जन्मभूमि की मांग जोर पकड़ रही थी और हम अपनी हार से निराश होने की बजाय राम जन्मभूमि की राह पर निकल पाए।
चमत्कार कहो या साक्षात भगवान का आशीर्वाद, उस समय सिर्फ हम ही नहीं पूरा देश राम धुन में ऐसा मग्न था कि भारतीय जनता पार्टी और भारत की जनता साथ चलने लगी। झूठ जगत का नहीं भरोसा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर बार भटक रहे और भीतर भीतर बैठे राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब धुन की लागी राम नाम की, भूल गए सब काम। नब्बे भारतीय लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। सत्ता में रह चुकी कांग्रेस आई को 197 सीटें प्राप्त हुई हैं। कांग्रेस से अलग हुए वीपी सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने 143 सीटें जीती हैं। इसके पहले जिस भारतीय जनता पार्टी के पास महज 2 सीटें थी, अब उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 81 सीटों के साथ अपना विजय ध्वज लहराया, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी निर्णायक पार्टी बन गई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज सबके द्वार वही है, मेरे धाम परम। सोच रहा हूँ भारत का भविष्य आपके हाथों में सौंप कर अब थोड़ी छुट्टी ले ले। 30 सालों बाद छुट्टी करने के दिन आए हैं अटल जी, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। अब अपनी सरकार बनेगी बीजेपी और जनता दल के गठबंधन से, और देश का सपना भी पूरा होगा, राम जन्मभूमि का। श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रधानमंत्री चाहते तो यह हादसा होने से रोक सकते थे। जिनके बल पर उनकी सरकार बनी है, उन्हीं के ऊपर सरकारी बल का प्रयोग, ये लोकतंत्र की हार है। चाहे कुछ भी हो जाए, बीपी सिंह की सरकार गिरनी चाहिए। प्रमोद जी जी। विरोधी पूछ रहे हैं ना, कार सेवा क्यों होनी चाहिए? मैं बताऊंगा। सभा का आयोजन करो, मैं आपका ध्यान। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, तो रुकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कार सेवा होगी और माननीय उच्च न्यायालय के सम्मान के साथ होगी। कार सेवा का मतलब क्या है? राम लल्ला की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, सेवा
जो बैठ के होती है, अब नुकीली पत्थरों पर भला कौन बैठेगा? धरती को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा, और जब यज्ञ होगा, पूजा होगी, तो कुछ निर्माण भी होगा। जय श्री राम का नारा लगाते हुए राम जन्मभूमि पर आए कार सेवक अचानक बेकाबू हो गए, जिन्हें रोकने की जी तोड़ कोशिश की गई, जो नाकाम रही। इस घटना से सारे भारत में भय का माहौल खड़ा हुआ और कई जगह सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। कभी कभी लगता है राजनीति में आए ही क्यों। हम कभी नहीं चाहे कि राजनीतिक कारणों से किसी की जान जाए। राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर मेरे भीतर का कभी व्यथित हो जाता है, क्योंकि हमेशा हमारी लड़ाई नफरत मिटाने की थी। तो कहाँ खत्म हुई आपकी लड़ाई? जितना सरल प्यार बांटना है, नफरत को मिटाना उतना ही कठिन। और हमारे देश से नफरत वही मिटा सकता है जो इस देश से अत्यंत प्रेम करता हो। कहते हैं जब एक कलाकार राजनेता बनता है ना, तो उसका राज एकदम खूबसूरत होता है, क्योंकि उसके राज में सिर्फ प्यार होता है, नफरत नहीं होती। और मुझे यकीन है कि जब आप जैसा कलाकार इस देश का राजनेता बनेगा, तो हमारा देश बेहद खूबसूरत हो जाएगा। तीन साल होने को आए, पर बाबरी का दुख अभी भी बहुत गहरा है उनके मन में। शायद आज भी अटल जी नहीं आएंगे। ऐसा ही लगता है। पार्टी के कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन पार्टी की मीटिंग्स बहुत कम अटेंड करते हैं। हैव यू नोटिस? सही कहा अरुण जी, मुझे भी कुछ समय से यही लग सुषमा रहा जी, है। बैठिए बैठिए। सुषमा जी, क्या कह रही थी आप? एक बार फिर कहें। अडवाणी जी, हम सबको यही लग रहा है कि अटल जी उनके राजनीतिक जीवन में रहने की इच्छा से दूर जा रहे हैं। अगर आप उनसे बात कर लें तो। अटल जी हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से दूर जा चुके थे, और सबको डर था कि कहीं पार्टी अपने लीडर के बिना किसी गलत दिशा में ना चली जाए। नमस्ते। आइए। लाल जी, 45 साल की गहरी मित्रता है हमारी, है ना?
आज पता नहीं क्यों मुझे संदेह हो रहा है। अरे ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? आज मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। मामला गड़बड़ है। हाँ? आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां एक दूसरे से जुड़ने की बजाय राजनेता अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो सरकारें बनी हैं, उनका समय से पहले गिर जाना इस बात का प्रमाण है। इस चलन को बदलना होगा और इसे बदलने की क्षमता केवल उसी पार्टी में हो सकती है जिसके पास दिशा हो, और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसके पास दिशा भी है और उस दिशा में आगे ले जाने वाला नेता भी है। चुनाव प्रचार से पहले हमने अपनी पार्टी का प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट चुन लिया है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के आगामी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा करने जा रहा हूं, और वो हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बच्चे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों की जुबान पर सिर्फ आपका नाम है अटल जी। सबसे पूछा तभी तो लिया। हमसे भी पूछ लिए होते। ठीक। सरकार के बाद एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 181 सीटों पर विजय प्राप्त की। एनडीए गठबंधन के साथ वाजपेयी जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात 40 साल का परिश्रम सफल हुआ और अटल जी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने और धरती के इस सपूत ने गद्दी पर बैठते ही धरती का कल्याण करना शुरू कर दिया। मैं 1970 से कहते आ रहा हूं, पर कुछ लोगों को इसमें सिर्फ खतरा नजर आता है। पर मेरा मानना है कि ये आत्मरक्षा की वो लाठी है जिसे हम अपने घरों में दरवाजे के पीछे रखते हैं। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर, आप ठीक बोलते हैं। मैं चाहता हूं
इस बार बुद्ध पूर्णिमा की पूजा आप करें। यस सर। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब सभी लोग आरती ले लें। भाई लाल जी तैयारी रखना, देश पर आर्थिक संकट आने वाला है। क्यों? आएगा। हेलो। Congratulations, sir. Finally, Buddha laughs. Our Pokhran test is successful. India is now nuclear power. Good job, team. India will always be proud of you. Thank you, sir. भाई शिव कुमार जी। जी। अरे वो मिठाई का डब्बा लाइए, खिलाइए सबको। लीजिए। अरे लीजिए। क्यों भाई, आज मिठाई खाने वाले मिठाई बांट रहे हैं, ऐसी क्या बात है? लीजिए। ऐसा है, नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ये बात गुप्त रखी गई। पोखरण में परीक्षण सफल हुआ है। भारत अब न्यूक्लियर पावर बन चुका है। आखिर कवि ने धमाका कर ही दिया। ये लीजिए, आप भी तो मुंह मीठा कीजिए। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. The measured yields are in the line with expected values. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। भारत के परमाणु शक्ति बनने के कुछ ही दिनों के अंदर अब पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर बन गया है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये चर्चा चल रही है कि शायद 2 पड़ोसी मुल्कों में दुश्मनी के कारण न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत की तरफ से दोस्ती का पैगाम भेजा गया है। अब देखना यह है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमारा ये दोस्ती का पैगाम स्वीकारता है या नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी ने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद शिव कुमार जी इस खुशखबरी के लिए। चलिए आपको लाहौर का शीर खुरमा खिलाते हैं। हम सोच रहे थे कि पत्रकार, कवि, खिलाड़ी और अभिनेताओं का जो प्राइवेट डेलीगेशन आपके साथ जाएगा, उनके लिए हम एक प्राइवेट चार्टर कर देंगे। अच्छा। और आप अपने विमान में आराम से सफर कर सकते हैं। पड़ोसी वो होते हैं जो आपके बगल में रहते हैं। अगर पड़ोसी से मिलने के लिए आपको हवाई जहाज निकालना पड़े तो समझो आप कहीं दूर अकेले रहते हैं, आपके आसपास कोई नहीं रहता। दिल्ली और लाहौर के बीच ये बस यात्रा, ये बस केवल एक बस नहीं है,
ये तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जनता के लिए, आवाम के लिए एक उम्मीद है। उम्मीद शांति की, सहयोग की, भरोसे की, प्रगति की, भाईचारे की, साथ मिलकर आगे बढ़ने की। जनाब, एक सवाल था। जी जनाब, आप कुंवारे हैं, हम आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। दे पाएंगे आप? अच्छा लगा, आपके यहाँ भी मजाकिये पत्रकार होते हैं। आप दोस्तों को बदल सकते हैं, पर पड़ोसियों को नहीं। अटल जी ने पड़ोसी मुल्क से दोस्ती का हाथ मिला लिया, पर उस समय अपने ही देश के साथी उनका हाथ काटने की साजिशें रचने लगे। अच्छा जी। सिक्किम और मणिपुर के दोनों सांसद खरीद लिए गए। कल हाउस में दोनों ही उपस्थित नहीं रहेंगे, इसीलिए कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन की मांग की है। अटल जी, राजधानी में राजनीति का बाजार खुल गया है। लोकतंत्र का चीरहरण करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। 79 में जनता पार्टी तोड़ी थी, अब एनडीए गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। और लाल जी, ये जोड़ तोड़ के खरीद फरोख्त की अगर सरकार बनानी हो ना, तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी ना छूऊं। अटल जी, जयललिता सोनिया के साथ जरूर चली गई है, पर उनके 8 सांसद हमें वोट करने वाले हैं। और यही नहीं, मायावती जी हैं, काशीराम भी हैं। हम जरूर पूर्ण बहुमत साबित कर पाएंगे। 13 महीनों में इतना कुछ किया, बम, बस, बजट और न जाने क्या क्या। अब ये स्वर्ण चतुर्भुज बना के देश एवं देश के किसानों के प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने हैं। कितना कुछ करना है। देखना लाल जी, ये आंकड़ों के खेल में जीत लोकतंत्र की ही होगी। Members, we are going to announce the results of vote of confidence. सरकार के पक्ष में 269, सरकार के विरोध में 270, अनुपस्थित 1, विपक्ष wins. Members, please sit down. Please sit down. Atal ji. अध्यक्ष महोदय, देश आज संकटों से घिरा हुआ है, और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब देश पे संकट आया है, हम उस समय की सरकारों के साथ खड़े रहे हैं। यही हमारी परंपरा है, यही हमारी प्रकृति है, और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। 40 सालों की साधना है, हमने संघर्ष किया है, हम जनता के बीच गए हैं। 365 दिन चलने वाली पार्टी है, कोई हारने वाली पार्टी नहीं है। ये हमने इस देश को बनते हुए देखा है। हमें आज जरा भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई, क्योंकि सत्ता का सहवास और विपक्ष का बनवास दोनों समान है हमारे लिए। सत्ता का खेल चलता रहेगा,
सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर यह देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भले ही हम कार्रवाई सरकार में रहेंगे, लेकिन अंत तक इस देश की सेवा करते रहेंगे। और हां, आज कोई समझौता नहीं होगा। यही हमारे विचार है, यही हमारे मूल्य, और अपने इन विचारों पर मैं अटल हूं। सरकार गिर गई, पर उसे चलाने वाला कलाकार नहीं गिरा। नोटिस पीरियड, जिसमें कर्मचारी आधे मन से अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। ऐसे समय में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वो कार्य किया जिसे देखकर पूरा विश्व समझ गया कि अब भविष्य में भारत पर कोई भी राज नहीं कर पाएगा। देश की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना के सैनिकों और स्थायी कश्मीरी आतंकवादियों ने कारगिल क्षेत्र में भारतीय सेना के पठारों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान हमें एलओसी पार लाकर युद्ध में फंसाना चाहेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना सके। हर बार इन लड़ाइयों में हमारा पड़ोसी केवल हमारी सीमाओं में नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त करने की भी कोशिश करता है। एयरफोर्स को उतारिए मैदान में। यस सर। ऑपरेशन विजय शुरू करिए सर। इन शर्मनाक हरकत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। प्रधानमंत्री जी, अमेरिका के प्रेसिडेंट का मैसेज आया है। उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान से समझौते की बात कर लेनी चाहिए। उन्हें सूचना दे दीजिए कि वो पाकिस्तान को सूचित कर दें। भारत का प्रधानमंत्री जंग जीतने के बाद ही बात करेगा। जय हिंद। अंततः भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों को पूरी तरह से हरा दिया है और कारगिल क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। ये जीत का दिन भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। भारतीय सेना की इस जीत को बुलंदी पर ले जाने के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद कारगिल पहुंचने वाले हैं। कारगिल की चोटियों पर हमारे वीर जवानों ने अपने लहू से जो इतिहास लिखा है, आने वाली पीढ़ियां उसे प्रेरणा लेती रहेंगी। आने वाली पीढ़ियां उसका नमन करेंगी, उसका वंदन करेंगी। जिस देश के लिए हमारे वीर जवान शहीद हुए, वो केवल धरती का टुकड़ा नहीं है, वो एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि, ये अर्पण की भूमि। इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस देश के लिए, हम मरेंगे तो इस देश के लिए, और मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित कर दिया जाएगा। यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उन अस्थियों से यही शब्द गूंजेंगे, भारत माता की जय। भारत माता की जय।